समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश चवन, प्रवक्ता एनसीपी एसपी गुट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यश, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये ईवीएम को आखिर कब तक निशाना बनाया जाएगा और ये क्यों निशाना बनाया जाता है हर चुनाव के बाद? विवेक जी, यदि आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही हो तो प्लीज बताइए। बिल्कुल आ रही सर, बताइए ना जी। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष या कोई एक दल हारने पर ईवीएम पे आरोप लगा रहा है। सवाल ये है कि जीतने वाले लोग जिनको इतना इतना गुरूर है कि हम तो जीत रहे हैं, 400 पार, 1500 पार, मणिपुर छोड़ के सब पार, उन लोगों को बैलेट पेपर से इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों उस पार्टी के लोग हर चुनाव में ईवीएम लेके भागते हुए पकड़े जाते हैं, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज में देखे जाते हैं? क्यों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है उसमें भाजपा के 4 लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, जबकि ये संवैधानिक रूप से गलत है? और सीधी सी बात है, जब पूरा देश मिलके, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिलके ये बता रहा है कि इस तरह की चीजों में हैकिंग संभव है, करके दिखा रहा है, एक भारत का ही एक मीडिया हाउस है, उसने तो दिखा दिया कि ये देखिए हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कैसे हैकिंग होती है, कैसे उसकी सौदेबाजी होती है, सब बता रहे हैं। तो उसके बाद भाजपा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग भाजपा को बचाने में क्यों लगा हुआ है? क्यों हमारे सवाल करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त शेर सुनाते हैं और बीजेपी के लिए वो वही शेर आगे बढ़ा देते हैं? तो ये बातें सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बात आपके, मेरे और इस पूरे देश के हर एक मतदाता के मताधिकार के हनन होने की है। इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से इंजीनियरिंग कर रखी है कि जिस गली से इनको वोट कम मिलते हैं वहां ये काम नहीं करते और वो इनको ईवीएम बताती है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो सारी चुनाव पेटियां एक जगह खुलती थी और सिर्फ गिनती बताई जाती थी। अब ये बैठ के उसका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं और वोटर जो है वो इस दहशत में है कि इनके नेता से बात करने जाएंगे। जो हमने वीडियो देखा भी है, मोहन यादव के पास कोई अपनी याचिका लेके गया तो उन्होंने कह दिया भाई ना सांसद हमारा ना विधायक हमारा, काय का काम। इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए और पूरे समरी ये है कि वोटर यानी मतदाता के मताधिकार और पारदर्शी चुनाव के लिए हमें पूरी चुनाव प्रक्रिया जो इस समय चल रही है उसमें सीधी सीधी आपत्ति दिख रही है और उसके खिलाफ हम हैं। और उसमें बहुत बड़ा कारण ईवीएम है। बैलेट पेपर से सिर्फ इतना किया जा सकता है कि कोई पेटी उठा के ले जाएगा तो सुरक्षा रखी जा सकती है, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग खुद नहीं जानता कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्ट टीम है या नहीं। बार बार अलग अलग जवाब मिलते हैं। ऐसी संशय वाली चीज हमें नहीं चाहिए। लेकर तो आप ही आए थे। यश, लेकर तो आप ही आए थे, कांग्रेस पार्टी लाई थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी लाई थी और उस समय अडवाणी जी ने उसका विरोध किया था, नरेंद्र मोदी उसका विरोध कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ईवीएम का डिजाइन था, जिस डिजाइन को कांग्रेस पार्टी लाई थी, वो सिर्फ एक काउंटर था। उसमें जो लिस्ट में नाम है उसमें केवल इतना पता चलता था कि इस नंबर पर इतने बार बटन दबाया गया है और उस आधार पर निर्णय होता था। अब तो इन्होंने उसमें वाईफाई जोड़ा, कनेक्टिविटी जोड़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। इनके लोग जाते हैं चुनाव आयोग के तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या ऑफिसर से जो भी वहां पर हैं उनसे वाईफाई कनेक्टिविटी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? स्ट्रांग रूम में 99% बैटरी रखी मिलती है, उसमें बीजेपी जीतती है। ऐसी कौन सी बैटरी है? यदि ऐसी बैटरी भारत ने खोज ली है तो हम फालतू परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई वाईफाई जोड़ दिया, कनेक्टिविटी जोड़ दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग बुलाए तो क्या कांग्रेस पार्टी ये प्रूव कर पाएगी कि ईवीएम से वाईफाई कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है वाईफाई से? विवेक जी, पूरा संसार दिखा रहा है। और नहीं, चुनाव आयोग ने जब आप लोग इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हैं अगर चुनाव आयोग बुलाए तो? मैं वही बता रहा हूं, जब चुनाव आयोग ने पिछली बार ये किया था तो एक बहुत अजीब सी उनकी शर्तें थी। आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना समय दिया जाएगा। तो ये नहीं है, हैकर को पूरा समय मिलता है, उसको पूरा सब साजो सामान मिलता है। जी, ठीक है। बराबरी का खुला मुकाबला कीजिए, फिर देखिए। ठीक है। एसएन सिंह जी, क्या ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है? विवेक जी, देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात पे कोई नाराजगी नहीं है। जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है वो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो भारत के ईवीएम को नहीं मानती है। उसके लिए जो है जॉर्ज सोरोस ठीक है, हिंडनबर्ग ठीक है, पाकिस्तान का परमाणु बम ठीक है,
अरे विवेक जी, आप पूछिए ना हमारे मित्र से कि सुप्रीम कोर्ट, ये सभी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रूफ हमारे मित्र को, बड़े भाई को देना चाहिए, जो इनके पास है, नहीं दे पाए। जानते हैं क्या है, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी खबर आई है, और मुझे लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे बड़े ही आदरणीय पी चिदम्बरम साहब, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा ईवीएम से हमारा कभी खराब अनुभव नहीं है, इनके पार्टी के नेता। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि वो भारत की संस्थाओं को हर जगह बदनाम करने की। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कहता है कि आपके पास अगर कोई तथ्य है तब आप लेकर आइए, बिना तथ्य के बात मत करिए, तो वहां नहीं लेकर जाते हैं। चलिए, चुनाव आयोग पे आपने आरोप लगा दिया, क्या संवैधानिक सारी संस्थाएं खराब हो गई? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस देश में आदरणीय विवेक जी, एक ही चुनाव प्रभावित हुआ है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, और वो था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का चुनाव, जिसमें पता नहीं क्या वो देश में इमरजेंसी भी लगा दी, जिसको हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई बताएंगे। सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसी ईवीएम से हुआ, महाराष्ट्र में जीत गए, उसी ईवीएम से हुआ, अधिक संख्या उनकी आती है हरियाणा में, कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार बनाते हैं। मुझे लगता है कि उसी ईवीएम से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी जीत जाती है। मैं तो विवेक जी एक जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम पर इस तरह से सवाल उठाना और बवाल मचाना है, अपने नेता को बचाना है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि एक बहुत तथ्यात्मक खबर छापा कि इनके यहाँ हुआ क्या था कि चुनाव के एक महीने पहले इंटरनल सर्वे कांग्रेस ने कराया था, जिसमें माना गया कि बेटी बचाओ योजना के नाते और लाडली बहन योजना के नाते जो हमारी मातृ शक्ति है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। इस नाते ये जो घमंडिया अलायंस है बुरी तरह से हार रहा है। ये हमारा सर्वे नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के सर्वे को। अब चूंकि राजकुमार को बचाना है तो ऐसी बात करना है, तो मैं तो विवेक जी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, और अभी आपके सहयोगी की जो सरकार बनी है झारखंड में, इसी समय वो ईवीएम से ही बनी है, और जो लूट की छूट आपके समय थी जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय एसएन सिंह जी जी, एसएन सिंह जी, अगर विपक्ष जो कि लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो विपक्ष अगर कह रहा है, बार बार कह रहा है ईवीएम 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 कह रहा है, तो आप एक बार हैकेथॉन करवा दीजिए, या चुनाव आयोग एक बार हैकेथॉन करवा दे। एक बार कराया था, ठीक बात है, मानते हैं उसमें कोई नहीं पहुंचा था, इक्का दुक्का पार्टियां पहुंची थी, एक बार और हैकेथॉन हो ही जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की आपत्ति को हर बार सिरे से खारिज करना क्या ठीक है? एसएन सिंह जी, विवेक जी, क्या चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? चुनाव आयोग पहले नहीं था, चुनाव आगे नहीं रहेगा, या चुनाव आयोग वर्तमान में नहीं है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप चुनाव आयोग के पास जाइए, और चुनाव आयोग के पास आप जाते हैं, चुनाव आयोग अगर आपकी बात को नहीं मानता है तो और भी संवैधानिक संस्था है। हमारे यहाँ विधि की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। आप न्यायालय गए, न्यायालय को थोड़ा सा भी लगता कि आपकी बात सही है तो मान जाता। न्यायालय को आपकी बात कैसे सही लगेगी विवेक जी? कैसी कैसी बात करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल आप समझिएगा जी। इनके बड़े नेता कहते हैं कि नहीं, भारत में तो पगड़ी बांधकर कोई सिख जा नहीं सकता है। न्यायालय में जाएंगे, क्या वो मानेगा? आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री और चौकीदार चोर का नारा, और फिर कान पकड़ माफी मांगने की बात। आप रुक जाइए, दो चीजें और जल्दी से आप देखिए। अब कैसे माने? मैं तो कह रहा हूं, विपक्ष को कौन नहीं मान रहा? विपक्ष को सब लोग मान रहे हैं, लेकिन आपको भारत के न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। ठीक है, चलिए बात भरोसे की। संजय द्विवेदी जी और महेश चवन जी का रुक कर रहा हूं। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, भरोसा क्यों नहीं है? इसी ईवीएम से हर जगह चुनाव होते हैं और इसी ईवीएम से सरकार बनती भी है और पलटती भी है। पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कुछ बातें कही जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर आज जल्दी से उसका रुख करते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रही क्राइम को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सुनते हैं उनको। और उनका परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीज़न थे, सीनियर सिटीजन सदमे में हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूटआउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरे दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं
तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। सर लेकिन वो ऑडियो जारी कर तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था, दिल्ली के क्राइम को लेकर सवाल पूछा था, और एक बार फिर से अब जब रोहित कुमार अलख की पंचशील पार्क में हत्या की गई, एक बुजुर्ग जो कि अपने घर में रहते थे, वहां पर चाकू से 35 से ज्यादा वार किए गए और रोहित कुमार अलख की हत्या की गई, वहां पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। उस पर सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि भाई दिल्ली में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इसका क्या होगा, इस पर कौन ध्यान देगा। डिबेट पे वापस लौटते हैं। संजय द्विवेदी जी, आपके ऊपर सवाल था कि भाई बात भरोसे की है, तो ये भरोसा चुनाव आयोग पे भी नहीं है, क्या संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे की कमी इसकी मुख्य वजह है? देखिए विवेक जी, मैं कुछ बातें जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कि उनको ज्ञान की कमी है, तो ज्ञान पूरा हम कर दें। वैसे तो बड़े ज्ञानी है सब पुरुष जितने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों वाली पार्टी नहीं रही भैया, अब वो इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस आई है। तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस बनाई गई थी, उस पर विचार फिर से कर लीजिए, पढ़ लिख लीजिएगा, शायद आपकी समझ में आ जाएगा। अब राहुल गांधी बहुत ज्यादा, राहुल गांधी पे आप कहते क्या राजकुमार है, सुन लीजिए, आप व्यक्तिगत हमले बंद करिए, आप तर्क दीजिए, कौन पढ़ लिख कर आया। अगर आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैंने देखा नहीं कहीं आपको, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, इस नाते देख लिया आपने ना, की बात बताइए कि किन कारणों से आपको आपत्ति है। रोकिए भाई, क्या करें बताइए। आप व्यक्तिगत हमले बंद करिए, अपनी बात को कहिए। आप बताइए को चुनाव आयोग बुला रखा है, आप वहां जाइए, सबूत दीजिए। अरे आप पहले बात सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, हम भी चिल्लाना जानते हैं, हम भी चिल्लाना जानते हैं। आपकी बात में ध्यान सुनिए, एक एक करके ध्यान सुन लीजिए, आप हमारी बात ध्यान सुन लीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा बचा जाना चाहिए। कोई मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस आई है, अंग्रेजों की बनाई पार्टी नहीं है। क्या मैंने गलत कह दिया इसमें? जानकारी कर लीजिए आप कि कांग्रेस आई कौन सी है, इसमें चिंचराने कौन सी बात। दूसरी बात उन्होंने कही राजकुमार बताते हैं, अरे वो प्रतिपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद है, आप जैसे नहीं है वो, सम्मान से नाम लिया करिए। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, वहां जाते हैं, इसी बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री से पहले पूछिए, 2015 में सियोल गए थे, उन्होंने कहा भारत में पैदा होना गुनाह है, पैदा हो गया हमने गलती कर दी। इससे ज्यादा बयान, गंदा बयान कौन सा सकता है इसमें? जो कहते थे डॉलर गिर रहा है तो सरकार भी वो गिर रही है। अरे भैया 85 रुपए पहुंच गया। द्विवेदी जी, बात पे आता हूँ आपके, द्विवेदी जी, ईवीएम पर आई, ईवीएम पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आपको, आपने हरियाणा चुनाव कराया, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, वायनाड में चुनाव हुआ, कहीं पे भी बैटरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 99% बैटरी मिली? पहला क्वेश्चन मेरा ये, महाराष्ट्र में मिली, हरियाणा में मिली, लेकिन झारखंड में, वायनाड में क्या 99% बैटरी मिली? नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, अगर 600 वोट टोटल वहां पे हैं तो 800 वोट कैसे हो गए? अब देखिए 600 वोट का है और 800 वोट हो जाते हैं। आप जब ईवीएम की अगर कोई बात करता है तो देखिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, भले दूसरी सरकारों ने बनाई हो, ईडी हुई, सीबीआई हुई, चुनाव आयोग हुआ, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है, इनकी नियुक्तियां करता है केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज ये हो गई है कि अगर वो करते हैं, और जो हमारे चुनाव आयोग के जो अब वो हैं, उनको 2 साल का वो भी मिला हुआ है, 2 साल उनकी बढ़ाई गई है। तो समस्या ये नहीं होती अगर हम सच्चे हैं। संजय जी, आपको जानकारी रत्ती भर नहीं है। संजय जी, बहुत सारे लोगों को सांसद बनाया गया, बहुत सारे लोगों को गवर्नर बनाया गया, मंत्री बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल बनाया गया। आपको जानकारी नहीं है, इसके नाते संवैधानिक संस्थाओं को ये नहीं कह सकते कि वो खराब है। हमें जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी तो कह रहे हैं संजय जी कि रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है।
अगर मान लेते हैं कांग्रेस ईवीएम गलत काम ईवीएम किए। को लेकर सवाल तो उठाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां भी हम हार जाते हैं जहां संभावना जीत की है। तो रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है। महेश चवन जी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन लेने के लिए, वापस लौटूंगा आपके पास। समीर चौंगावकर जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, बातें यहां कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। खड़गे जी ये भी कह रहे हैं कि भाई रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है, ढांचागत बदलाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीता हुआ चुनाव हम हार जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम वाली बात भी है, और जब ईवीएम वाली बात है तो बीजेपी क्या 33-34 सीटें मैनेज नहीं कर सकती थी? 239 पर मेजॉरिटी से 33 सीटें कम होने का क्या मतलब था 2024 में? महेश चौहान जी। विवेक जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कितनी भी चर्चा इस ईवीएम पर करे, वो आकर रुक जाती है इस बात पर कि ईवीएम हैक नहीं हो। वहां पर बीजेपी की तरफ से बात खत्म करने की कोशिश की जाती है। अगर ये बात सच है कि ईवीएम हैक नहीं होता तो बैलेट पेपर भी हैक नहीं होता, तो ईवीएम ही क्यों, बैलेट पेपर क्यों नहीं? इसका जवाब बीजेपी ने देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं और उनको उस पर बहुत गर्व है और वो जीत के भी आते हैं। अगर वो इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि हर चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है वो जीता ही जाता है, तो फिर ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो क्या फर्क पड़ता है? इतने दिन ये बात कहते थे कि राजनीतिक पार्टियां ये मांग कर रही है, ठीक है, चलो, राजनीतिक पार्टियों की मांग शायद राजनीतिक स्वरूप की हो सकती, लेकिन आज आपने ही अपने प्रास्ताविक में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता भी अब ये मांग करने लगे। इसका मतलब ये है कि लोग भी ये चाहते हैं, लोगों के मन में भी संदेह है कि ईवीएम कहीं हैक तो नहीं हो सकता, ईवीएम कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हो सकता। तो ये लोगों की बात क्यों नहीं मानते? राजनीतिक पार्टी की बात, विपक्ष की बात नहीं मानते, हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, लोग जब ये मांगते हैं, लोगों के मन में संदेह, तो ये दूर करना ये सरकार का कर्तव्य है, उनके मन में अगर कोई संदेह है तो। अब आप देखिए, अब ये बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो जब बात चुनाव आयोग के ऊपर आती है तो चुनाव आयोग की वजह बीजेपी ही ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करने में लगती है। क्यों बीजेपी प्रोटेक्ट करती है? अगर वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है तो बीजेपी का क्या लेना देना? उन्होंने लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए या एक संवैधानिक संस्था के साथ, चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहना चाहिए? लोगों की जो मांग है उन्होंने देनी चाहिए। अभी जैसे कि चुनाव के वक्त अगर उन्होंने लोगों के लिए योजनाएं लाई, उनके हित के लिए योजनाएं लाई, लाडली बहन जैसी योजना लाई, तब क्या इन्होंने चुनाव आयोग से पूछकर लाई थी? तब क्या उन्होंने कोर्ट से पूछकर लाई थी? वो मांगे हैं वो चुनाव के अपने खुद के फायदे के लिए विदाउट किसी को पूछे बगैर, मतलब चुनाव आयोग या कोर्ट को पूछे बगैर लोगों के हित के लिए देती है। तो आज जो लोगों की मांगे तो उनके साथ खड़े रहने की बजाय आज वो चुनाव आयोग और कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो बीजेपी की चीजें हैं ये लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और अभी इसमें दो बातें हैं, बहुत सीरियस दो बातें हैं इसमें महेश जी। मेरा मानना यह है कि एक तो बैलेट पेपर से चुनाव लंबा होगा, लेंदी होगा और उसमें वक्त लगेगा। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, पहली बात। खर्चा ज्यादा आएगा। क्या वो खर्चा राजनीतिक पार्टियां वहन करने के लिए तैयार है? क्या वो खर्चा एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, बाकी के दल वहन करेंगे, या वो आम जनता की जेब से लिया जाएगा जैसा कि अब तक होता रहा? पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि 239 पर टिकने वाली भाजपा जो कि 400 पार के दावे कर रही थी, और यूपी में जो इंडिया अलायंस सबसे बड़ा अलायंस बनकर उभरा, वो तो इसी ईवीएम से हुआ। अगर बात मैनेज करने की ही थी, 4-5 हजार वोट का ही सवाल था, तो 239 से 272 जाने में कितना फासला था? 33 सीटों का फासला था। इन दोनों का जवाब दीजिए। मैं समीर चौंगावकर जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, अगर खर्चे की बात करते हैं हम लोग, तो 2024 के जिस लोकसभा चुनाव की आपने अभी जिक्र किया, वो 2024 का लोकसभा चुनाव 7 पेजेस में 1.5 महीने तक चला। क्या कम खर्चा आया इसके लिए हमारे देश को? ये खर्चा उनको चलता है। जिस लाडली बहन की वजह से ये जीते ऐसा ये दावा कर रहे हैं, उसके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया महाराष्ट्र में। ये खर्चा क्या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, बीजेपी ने अपनी जेब में से दिया था? ये खर्चा तो लोगों की टैक्स जो है उसमें से जो पैसा आया उसी से किया ना इन्होंने। तो बैलेट पेपर वाला चुनाव इससे भी कॉस्टली होगा ना सर? मैं तो यही कह रहा हूं, और इससे भी ज्यादा लंबा होगा। 3-4 महीने तक चुनाव ही चलते रहेंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? और क्या ये दावा आप लोग कर पाएंगे कि उसमें रिगिंग नहीं होगा? क्या पहले बैलेट बॉक्स लूटे नहीं जाते थे? क्या बूथ कैप्चर नहीं किए जाते थे? विवेक जी, जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो, उसके साथ अमित शाह जैसे गृह मंत्री हो, उनके राज में
बैलेट पेपर पे अगर करेंगे तो वो बूथ कैप्चर हो जाएंगे, ऐसा आपको कहना है? बीजेपी को कहने दो कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री वीक है, हमारे गृह मंत्री वीक है, बैलेट, ये हमको डर है कि अगर महेश चवन जी देखिए, तो बूथ कुतर्क का कैप्चरिंग कोई होगा। आधार तो होता नहीं है। अब कब आप बोल दिएगा प्रधानमंत्री सुपरमैन है, प्रधानमंत्री हर बूथ पर जाएंगे और नहीं, जो भी सुनिए बूथ ना। कैप्चर करेगा उसको उड़ा के अपने सुनिए साथ ना। ले जाएंगे सुनिए और उसको विवेक पुलिस जी। स्टेशन में गिरफ्तार करवा देंगे। विवेक जी, ये विवेक कुतर्क जी। वाली बात हो गई सर, ये इसमें कोई वो नहीं है फिर। नहीं माफ विवेक जी कीजिएगा। सुनिए ना, विवेक जी अभी क्यों, अभी हमें भी जवाब देने दीजिए ना। आप बोल रहे थे कांग्रेस के जमाने में बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, तो क्या आपको मैंने ये बोला कहना है ये कि बीजेपी के जमाने में भी महेश बूथ चवन जी, कैप्चरिंग ये बात होगा? आप कह रहे हैं, मैंने बोला पहले जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, आपने तो कहा मैं कांग्रेस के वही जमाने पूछ में। रहा हूँ आपको कि क्या अभी जी। भी आपको ये आशंका है कि इस बीजेपी की गवर्नमेंट में भी बीजेपी ये बूथ कैप्चरिंग होगा, ऐसी आपको आशंका है? एज ए एंकर सुनिए, लोगों को अगर लगता है, नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस तो बात वही मैं को बोल रहा हूं। 100% पुख्ता किया जा सकता है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी? सुनिए विवेक जी, जिस तरह बूथ कैप्चरिंग होती थी ऐसा आपका आरोप है, उसी तरह हमारा आरोप और जनता का आरोप ये है कि ईवीएम का भी कैप्चरिंग होता है। तो ठीक इस है, पर ये भी लूट ही है ना, ये पॉइंट वाली बात आई। आपने कहा कि ईवीएम कैप्चरिंग होता है, तो होता है ना, मैं EVM इसलिए की कह रहा हूं लूट कि एक और हैकाथॉन कर लिया जाना चाहिए। हैकर्स को एक और मौका, चुनाव आयोग को एक और मौका दे देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं चवन जी ठीक है, मैं आ रहा हूं, आपकी बात सामने आ गई कि ईवीएम को भी कैप्चर किया जा सकता है। समीर चौगांवकर जी का क्या इसमें टेक है, उसके बाद मैं एसएन सिंह जी और यश आपके पास आ रहा हूं। समीर चौगांवकर जी। देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि देश के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। और मेरा ये आकलन है कि 2004 से देखिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 2004 का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 में ईवीएम से चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। 2014, 19, 24 में चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से। मुझे लगता है कि अगर ईवीएम से कोई शिकायत है तो कांग्रेस ने समय समय पर इसकी शिकायत की है, चुनाव आयोग से भी शिकायत की और सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस इस मामले को लेकर गई है। अभी कुछ वोटिंग का महाराष्ट्र को लेकर इश्यू था, उसको लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस गई थी। 3 दिसंबर को शाम को 5 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुलाया है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की इसके अंदर गड़बड़ी हो सकती थी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से वाराणसी से जीतते? क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट हार जाती? या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीटों पर चले जाते और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाती? इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये कहना है कि ये जब सब चीजें देखी जाती है, और अभी तो आप देखिए जो उपचुनाव हुआ नांदेड़ का महाराष्ट्र के अंदर, 1500 वोटों से बीजेपी हार गई, कांग्रेस 1500 वोटों से जीती। उसके अंदर आने वाली 6 विधानसभा कांग्रेस हार जाती है, लेकिन नांदेड़ की लोकसभा कांग्रेस 1500 वोटों से जीत गई। तो क्या कांग्रेस नांदेड़ की सीट जीत पाती? मुझे लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है कुछ समस्या कांग्रेस को लग रही होगी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर और चुनाव आयोग के बीच में अविश्वास की खाई इतनी बड़ी हो गई है कि कांग्रेस अगर कोई भी मुद्दा उठाएगी और चुनाव आयोग उसका कोई भी स्पष्टीकरण देगा तो कांग्रेस ये बात स्वीकार नहीं करेगी कि जो चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। कांग्रेस संतुष्ट नहीं होगी तो कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा। और कल कांग्रेस वर्किंग की बैठक हुई थी, CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय हुआ है कि ईवीएम के खिलाफ, जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ, और जो चुनाव की प्रक्रिया है ईवीएम के माध्यम से उसके खिलाफ एक जन आंदोलन चला जाएगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस का हक है, अगर देश की जनता ये चाहेगी कि ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट से चुनाव हो, और उसमें अगर जनमत बनता है, देश की जनता का मानस बनता है कि नहीं हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, तो मुझे लग रहा है फिर चुनाव आयोग को उस पर विचार करना चाहिए। अगर देश की एक बड़ी जनसंख्या बहुमत में अगर ये मांग करती है कि देश का चुनाव बैलेट से होना चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग को उसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि देश का हर नागरिक ये चाहेगा कि देश का जो चुनाव हो निष्पक्ष हो और उसमें चुनाव के प्रति आस्था बनी रहे। लेकिन ऐसे भारतीय नागरिक के नाते मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। मैं एक मतदाता भी हूं, मैं एक पत्रकार भी हूं, एक जागरूक नागरिक भी हूं। मुझे लगता है कि ईवीएम से मेरी नजर में कहीं मुझे गड़बड़ी नजर नहीं आती है जी। अब ये टेक्निकल इश्यू है या पॉलिटिकल इश्यू है, ये भी देखना पड़ेगा। ईवीएम के लिए जो प्रश्न उठाए जाते हैं, क्या वो पॉलिटिकल है कि टेक्निकल है? मुझे लग रहा है ये टेक्निकल कम, पॉलिटिकल इश्यू ज्यादा है। कांग्रेस एक हार को अपनी ईवीएम के माध्यम से उसको कवर करना चाहती है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर कोई जेन्युइन मुद्दा है जी, ठीक है, ज्यादा पड़ गए तो बिल्कुल चुनाव आयोग में जाइए। तो चुनाव आयोग से मैं कहूंगा कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। जी, ये तो मैं भी बार बार कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और एक और हैकाथॉन हो ही जाए एक बार और, कम से कम ना, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यश कुछ कहना चाह रहे हैं? यश बताइए, जो बात समीर चौगांवकर कह रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट सीट्स जो है वो बीजेपी हार गई। एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूं, आडवाणी जी ने जब
ईवीएम का विरोध किया था, तो कांग्रेस पार्टी उसी समय ईवीएम बंद कर देती, बोले भाई ईवीएम चाहिए नहीं, हटाओ, विपक्ष डिमांड कर रहा है। विवेक जी देखिए, दो बातें। पहली बात है, कांग्रेस जो ईवीएम लाई थी, उस ईवीएम में कोई भी जटिल तकनीक नहीं थी। वो सिर्फ एक काउंटर था कि हर स्लॉट पे कितनी बार बटन दबाया गया है। बड़ी कच्ची टेक्नोलॉजी थी, कागज की पर्चियां लगाई जाती थी उसमें। और अभी जो ईवीएम चल रही है उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी मांगी जाती है, दुनिया भर की बातें हैं। और इसके अलावा मैं पत्रकार महोदय को और सबको ये साफ बता देता हूं कि भारत के हर नागरिक को ये पूरा अधिकार है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो सवाल उठा सकता है। और ईवीएम जब पूरी दुनिया बता रही है, मुंबई तक, जो कि आज तक का चैनल है, आमतौर पर नाम नहीं लिया जाता है लेकिन अब लेना पड़ रहा है, उसने दिखाया है कि कैसे वीडियो कॉल पे हैकर उनसे बात कर रहा है। या तो बीजेपी केस कर दे, चुनाव आयोग केस कर दे उन पे, या फिर हमें स्पष्टीकरण दे कि ये क्या हो रहा है। तीसरी बात, जिस किसी को भी ईवीएम पे बड़ा भरोसा हो, मुझे ये बताए कि उत्तर प्रदेश में ही एक और चैनल, अब आप कहिएगा तो मुझे नाम लेना पड़ेगा, लाइव कवरेज था, पत्रकार को भी पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, पत्रकार से भी बदतमीजी हुई थी, उस पुलिस वाले का नाम भी बड़ा मशहूर हुआ था 2 दिन। ये सब क्या तमाशा है? या तो ये सीएम पीएम सब फालतू बने हुए, इनको काम करना नहीं आता, या फिर ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2019 में 8 करोड़ 73 लाख वोटर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 करोड़ 23 लाख कुछ वोटर थे, यानी 5 साल में 50 लाख के करीब वोटर बढ़े। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 9 करोड़ 64 लाख से ऊपर वोटर है, यानी 6 महीने में 42 लाख वोटर बढ़ गए। ये किस तरह की जनसंख्या चल रही है? हमारे पास तो सेंसस ही नहीं है और इनके पास वोटर की गिनती बढ़ती चली जा रही, कोई हिसाब ही नहीं है। 5 साल में 50 लाख, 6 महीने में 42 लाख, हो क्या रहा है? और इस सबके बावजूद बीजेपी चुनाव आयोग को बचा रही है। चुनाव आयोग हमारे सवाल पर मुशायरा सुना रहा है, तो पत्रकार महोदय को पता होना चाहिए, हम मुख्य चुनाव आयुक्त से शेर व शायरी सुनने नहीं जाते हैं। अगर शायरी सुननी है तो कहीं और आइए। अगर आप अपने पद का मान नहीं रख सकते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे, कार्रवाई होगी, विरोध होगा, आंदोलन भी होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बातों में विरोधाभास पैदा क्यों कर रहे हैं यश? वो कहते हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं ना, आप उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। जिन स्टेट्स में हम चुनाव जीत रहे होते हैं वहां भी हार जाते हैं। और एक स्टोरी और मैं पढ़ रहा हूं, उसमें कहा गया है कि आंतरिक सर्वे में कांग्रेस को यह बात पता था कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके नतीजे विधानसभा चुनाव में बदल रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना का महायुति को फायदा हुआ है। अब ये सर्वे का कांग्रेस ने कराया नहीं करा वो बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन ये खबर हर जगह इंटरनेट पर छपी हुई है। विवेक जी देखिए, इंटरनेट और आंतरिक सूत्र ये सबके पास हैं। हमारे पास भी चुनावी सर्वे के रिजल्ट थे आरएसएस वालों के, जो कुछ और ही कह रहे थे। और खड़गे जी ने साफ साफ बैलेट पेपर के लिए भी कहा है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। और ये बात हम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम मताधिकार के लिए कर रहे हैं। कौन सी गली में कौन से वोट भाजपा को मिले या नहीं मिले, उस आधार पे ही अपनी नीति तय करते हैं कि इस गली में या इस क्षेत्र में काम करना है या नहीं। मोहन यादव किसी से साफ बोल देते हैं कि ना सांसद हमारा ना पार्षद हमारा, काहे का काम। इस बात को रोकने के लिए ईवीएम जैसी निजता का हनन करने वाली चीजों को रोकना जरूरी है। नागरिकों को ये कोई भी कॉलर पकड़ के नहीं बोल सकता कि तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम काम नहीं करेंगे। इनके ऊपर वालों को भी करना पड़ेगा, और ऐसी चीज को हम विरोध करेंगे, बाकायदा विरोध करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट तो आपको यह भी कह रहा है, जो याचिका लगाई गई मंगलवार को, 2 दिन पहले की बात है, जिसमें कहा गया कि भाई आप चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, चुनाव हारे तो ईवीएम खराब। नहीं विवेक जी, ये सारी उंगली आपकी तरफ क्यों जा रही है? नहीं सुनिए, ऐसा है कि अगर 100-0 हो जाएगा बीजेपी की तरफ तो उनका खेल खुल जाएगा, इसलिए ये ऐसा करते नहीं है। और हम हारे तो खराब, हम जीते तो अच्छा, ये घिसा हुआ तर्क छोड़ दीजिए। ये बताइए कि हर चुनाव में भाजपा वाले क्यों ईवीएम लेके भागते हुए पकड़े जाते हैं? क्यों चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं देता? कैसे बैटरी 99% चार्ज मिलती है? तर्क की बात कीजिए ना। मैं तर्क की बात कर रहा हूं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा, मैंने 2-3 बार कहा कि भाई चुनाव आयोग से नहीं, पूरे पैनल से कह रहा हूं। ठीक है, एसएन सिंह जी इस पर क्या कहेंगे? एसएन सिंह जी। विवेक जी चुनाव आयोग में दे दीजिए, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी। विवेक जी मैं बोलूं? देखिए अच्छी बात है, यश जी ने बहुत बात कही। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। आप कहिए, अभी हमारे एक मित्र ने कहा एनसीपी के कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बीच में क्यों आ जाती है, चूंकि
जो विवेक जी ने हमको बुलाया इसलिए हम आए, और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हम जी, कह ठीक रहे हैं, बात आप है, भी कह जी। रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको खराब लग रहा था, 14 तक आपकी सरकार थी, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, आपको ईवीएम को बदल देना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट वो सबूत मांगता है, अगर इतने अच्छे अच्छे जो जैसे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके पास तथ्य भी है और सबूत भी है, किसी ने रोका है क्या? क्या घर से ये निकल सकते हैं क्या? क्या विदेश में है क्या कि इनका पासपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है भारत आने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, और दे नहीं सकते? ऐसा कुछ है नहीं विवेक जी, क्योंकि पी चिदम्बरम साहब को कोट करते हुए मैंने कहा कल के बयान को, और अभी यश श्रीवास्तव जी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला कि पी चिदम्बरम ने क्यों नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? हम दोबारा कह रहे हैं कि अगर सब लोग ये चाहते हैं और सब लोग ये मानते हैं कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव आयोग तय करेगी, संवैधानिक व्यवस्था तय करेगी, संवैधानिक संस्थाएं तय करेगी, लेकिन जब आप सत्य बोलेंगे तब ना, जब आपके पास कुछ सबूत होगा तब ना, जब आपके पास कोई प्रूफ होगा तब ना। 3 तारीख को पुनः एक बार आपको बुलाया गया, महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हुआ है, अभी समय है आपके पास 2-3 दिन का, आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए, फिर आदरणीय विवेक जी हम लोगों को बुलाएंगे और हम देखेंगे आप कितना सबूत लेकर गए। चौथी बात मैं कहूंगा आज भी, और चुनौती देते हुए कहता हूं, कर्नाटक की सरकार को भंग कर दीजिए, क्योंकि ईवीएम से हुआ था, वहां आप कैसे जीत गए? आप हिमाचल की सरकार को भंग कर दीजिए, आप कहिए राहुल गांधी जी रिजाइन कर दें, आप कहिए अभी आप बहन जी जीत के आई हैं आपकी, वो रिजाइन कर दें। नहीं करेंगे, जानते हैं क्यों? ये सारा मैटर फेस सेविंग का है। आपने ही कहा, कांग्रेस के लोगों ने ही कहा कि जनता ने बहुत बड़ी मैंडेट, बहुत बड़ी जीत आम चुनाव में दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक दिया। एक बार भी आपने नहीं कहा कि नहीं ईवीएम ने उनको जिता दिया या हमको हरा दिया। मैंडेट जब आपका आता है तो आप ठीक है, नहीं आता है तो बेठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई चीज सुबह ठीक है, दोपहर को खराब है, फिर शाम को ठीक, रात को खराब है, जब वो जुम्मा रहेगा तो उस दिन ठीक है और सोमवार मंगलवार को खराब है। नहीं, कोई ठीक अगर अच्छा है तो पूरब में भी अच्छा है, पश्चिम में भी अच्छा है। नहीं, वो तो किसी कानपुर में भी किसी अच्छा है, किसी 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 वायरल वीडियो का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे मुंबई में किसी हैकर ने ईवीएम हैक करने का दावा किया है, अगर चुनाव आयोग को इतनी दिक्कत है तो वो उठा के केस कर देते उस पर, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या वो दावा सही है एसएन सिंह जी? विवेक जी मैं बोल रहा हूँ, विवेक जी मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ अपने मित्र को, अगर ये चीजें इनको देखने में आया, हो सकता है कि उनसे कोई एजेंसी सवाल पूछी, हो सकता हो बैक हो, अगर इनके पास तथ्य है, मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ अपने मित्र को कि भाई बहुत बड़े बड़े वकील आपके यहाँ, 9 बजे सुबह 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले वकील हैं, आतंकवादियों के लिए खुलवाने वाले वकील हैं, वो चले जाए और उन तथ्यों को लेकर जाए पूरे देश के सामने, क्या सत्य है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वारे झूठी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो हर समय अपने संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाती है। जब राहुल गांधी जी को जमानत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया था, जब सर्जिकल जल्दी से, ठीक है, जल्दी से यश का रुख करते हैं, उसका संजय द्विवेदी। यश जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा शॉर्ट में, क्योंकि समय सीमित है, उसके बाद संजय द्विवेदी के पास जा रहा हूं। विवेक जी देखिए, शॉर्ट में बात यह है कि मैटर जो है वो ढीठ और जहालत का है। आप कितने ही तथ्य सुना दीजिए, कितने ही सच बता दीजिए, कितने ही प्रमाण दे दीजिए, कोई अगर ढीठ बन के करा कर नहीं, कोई तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, तो मैटर ढिठाई का है, जहालत का है। रहा सवाल किसी पार्टी के भ्रष्ट होने का, तो वो कायर पार्टी भी सबको देखनी है, जिसका शासक जो है हाथ हिलाता हुआ बंद टनल में घूम सकता है लेकिन मणिपुर नहीं जा सकता है। और हमारे नेताओं की बात करने वाले ये सुन लो कि तुम्हारी पार्टी के तमाम अपराधी खुद को क्लीन चिट दे के बैठे हुए हैं। ईवीएम के दम पे तुम चुनाव जीतते हो, तुम्हारे कार्यकर्ता एलएसी जाते हैं मणिपुर, तुम लोग हर मुद्दे पर सिर्फ जनता को झूठ बोलते हो, और तुम लोग पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा नहीं रहने देना चाहते। तुम्हारी पूरी पार्टी विषयांतर हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। विषयांतर तो हो रहा है विवेक जी। ईवीएम सुनिए मैं बता रहा हूँ, ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि बैलेट पेपर यदि कोई उठा के ले जाए तो दूसरा बैलेट पेपर बनाया जा सकता है सही प्रक्रिया से, लेकिन 20 लाख गायब हुई ईवीएम का ना तो खर्चे का ठिकाना है, ना उसकी कोई जांच हो रही है। इस बात को आधार बनाना ही किसी विकसित राष्ट्र में काफी होता है ईवीएम को बदल देने के लिए।
लेकिन इस देश में जहां एक झूठा विश्व गुरु सिर्फ सेल्फी और मीडिया के दम पे चल रहा है, सोशल मीडिया के दम पे, कोई चैनल भी चला रहे उसको, आपका पता नहीं, आप नहीं है शायद, वो नेता को कोई हक नहीं है कि जनता पर सवाल उठाए। और एक और लास्ट बात यह है कि बीजेपी आरएसएस वाले अपनी जान से पकड़ के ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है जिस दिन इनके हाथ से सत्ता गई उस दिन जनता इनको 400 पार और मणिपुर पार दोनों का फर्क बता देगी। इसलिए पूरी ताकत लगाए हुए, दांतों से पकड़ के सत्ता को दबाए हुए, लेकिन वो सत्ता तो जाएगी। आपके खिलाफ में बड़ी जितनी छूट गए हैं एसएन सिंह, आप रुक नहीं पा रहे। और यश श्रीवास्तव, आप दोनों को रुकना चाहूंगा क्योंकि चवन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चवन जी, बात अभी तक साफ हो नहीं पाई है, ईवीएम या बैलेट पेपर। एक मोटा मोटी फैक्ट बताता हूं, समीर सर भी हमारे साथ हैं, उनको शायद पता होगा कि जब 17 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया था तो 180 टन कागज का इस्तेमाल हुआ था। आज की तारीख में यह संख्या 6 गुना बढ़कर 97 करोड़ पहुंच गई है। और अगर आज बैलेट पेपर छापे जाते तो इस हिसाब से 342 बैलेट पेपर छापने पड़ेंगे, 1027 टन कागज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आज की तारीख में तकरीबन 42,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बैलेट पेपर का खर्च आएगा। ये तो खर्च की बात रही, लेकिन फिर सवाल वही है कि ईवीएम को बार बार दोष देना क्या रणनीतिक कमजोरी या चूक को कवर करना है? महेश चवन जी, उसका समीर सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, अगर जनता कल चाहती है, जनता राजनीतिक पार्टियां छोड़ दे, बीजेपी नहीं मानेगी, चुनाव एक नहीं मानेगा, कोर्ट नहीं मान रही है। अगर जनता चाहती है तो जनता को भी क्या गवर्नमेंट की तरफ से यही जवाब दिया जाएगा कि खर्चा बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग, आप कुछ भी कहें हम नहीं करेंगे? खर्चे की बात है सिर्फ। मुझे नहीं लगता सरकार जनता को यह जवाब दे सकती है कि खर्चे की वजह से आपकी जो भी आशंका है आपके पास रहने दो, हम नहीं मानेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर रणनीति करनी है तो आप मुझे बताइएगा, अभी इस इलेक्शन के हम आपको उदाहरण के तौर पर दाखले देता हूं। चुनाव जिस दिन था, चुनाव का रिजल्ट जिस दिन था, उस दिन सभी चैनल्स, शायद आपका भी चैनल उसमें होगा, सुबह 8 बजे उन्होंने काउंटिंग दिखाना शुरू किया। सुबह 8 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक पहले आधा पौना घंटा पोस्टल वोट्स की काउंटिंग हो रही थी और उसके ट्रेंड्स देखे जा रहे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में ज्यादा फर्क नहीं था, 10-15 इधर उधर थे, आधा पौना घंटा हम लोग साथ में चल रहे। जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई वैसे ही वो आंकड़ा इतना तेजी से महायुति की तरफ से भागने लगा, बाद में कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता भी कह रहे, लोग भी आके हमें बता रहे। लोगों ने कंप्लेंट्स की है, लोगों ने ये भी कंप्लेन की, आपने शायद देखा होगा खबरों के अनुसार, आपको मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जितने वोट डाले गए थे उससे विसंगतियां जो वोट पाए गए, जो वोट मिले उसमें थी। कई जगहों पे वोट्स कम हुए थे, कई जगहों पे वोट ज्यादा हुए। ये शिकायतें लोग कर रहे हैं, ये शिकायतें उम्मीदवार कर रहा है। उम्मीदवारों को और भी एक कहना है, बहुत सारे उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र में 22 मेरे ख्याल से बूथ्स पे वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग के पास लोगों ने कंप्लेंट्स किए। अभी लोगों का कहना यह है कि जब वेरिफिकेशन होता है तो उसके लिए कुछ एसओपी ही नहीं है। चुनाव आयोग क्या करता है, जिस ईवीएम को आपको कंप्लेन है, इस ईवीएम के जितने वोट डाले गए वो सब इरेज करता है और बाद में मॉक टेस्टिंग के लिए वो 1022 वोट मॉक टेस्टिंग के मार्फत वो बोलते हैं कि आप अभी इसका टेस्टिंग कीजिए। तो ये गलत है ना। जो वोट डाले गए उसके ऊपर अगर उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेन है उम्मीदवारों की या बाकी लोगों की, तो वो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव वो वोट्स इरेज करती है। ये कैसी बातें हुए? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि 99% बैटरी कैसे ऑन हो सकती है काउंटिंग के दिन। ये सब बहुत डाउटफुल चीजें हैं। लोगों के मन में डाउट है, तो लोगों के मन में अगर आशंका है तो सरकार ने प्रयास करना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है कि लोगों के मन की आशंका दूर करें। लोगों के मन में ये आशंका ये कैसे प्रूव होगा? लोग तो बार बार बीजेपी को जिता रहे हैं या फिर एनडीए को जिता रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों के मन में आशंका है। सुनिए ना, ये जो बार बार दावा है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया जा रहा है, खासकर वहां पर जहां पर विपक्ष हार रहा है। जहां बीजेपी हारती है वहां पर तो ईवीएम को लेकर बात नहीं होती है, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो। अभी आपने राजस्थान जीता था पिछले टर्म में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीती थी, मतलब इंडिया अलायंस का घटक दल, आप एनसीपी से हैं। तो वहां पर बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। बीजेपी नहीं कहेगी ईवीएम खराब है, क्योंकि उनको ईवीएम चाहिए, वो तो सपोर्ट कर रही है ना ईवीएम को। अरे तो स्टेट तो वो भी लूज कर रहे हैं ना।
विवेक महेश चवन जी, राज्य सरकारें तो उनकी भी जा रही है, कर्नाटक में इतने अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद कर्नाटक में मौजूदा सरकार को ना बदला गया, उसमें तत्कालीन सरकार जो बीजेपी की सरकार थी वो आउट हुई और वहां पर कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी। सर आपके सवाल मेरे जवाब से ज्यादा समय चलते हैं, मुझे जवाब भी देने दीजिए ना एक एक सवाल का। नहीं, एक ही बात बार बार रिपीट में कहेंगे तो टोकना पड़ेगा ना सर। नहीं तो आप भी वही रिपीट कर रहे हैं ना, आप भी तो वही रिपीट कर रहे हैं, आप किधर अलग बोल रहे हैं, आप तो वही वापस वही आ रहे हैं, वही राज्य वो कैसे आ रहे हैं। देखिए अगर आप बीजेपी कितने राज्य हारे हैं और कितने जीते हैं, देखिए वो 4 राज्य 5 राज्य हारते हैं और बाकी के राज्य सब जीतते हैं। तो वही तो पढ़ा अभी कोपेनिस ने जैसे कहा ना, वो अगर 100 विरुद्ध 0 ऐसे करेंगे तो लोगों के मन में ज्यादा आशंका आएगी। तो उन्हें कहा कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेट करना है। और दूसरी बात, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिन राज्यों में हम जीते वहां पर बिल्कुल साफ है, हम तो कह रहे पूरी दुनिया पूरे इंडिया में हो जाने दीजिए, पूरे इंडिया में ईवीएम बाजू भैया, लेकिन ये तो गले से उतरने वाली बात ही नहीं है कि 100-0 हो जाएगा। भाई साहब, अगर बीजेपी को, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, जब 239 की आवश्यकता क्या थी, 2 बैसाखी लेने की आवश्यकता क्या थी टीडीपी और जेडीयू, जब उनको फुल मेजोरिटी की सरकार बनाती 275 तो पूरा कर ही लेते, अपना इतना तो कर ही सकते थे। नहीं, उन्होंने किया ना, उन लोग को पहले से उन्होंने किया था, ओडिशा उन्होंने जीत लिया। ओडिशा कैसे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं सर मैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ओडिशा सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा की बात कर रहा हूँ। वहां पर उन्होंने जो यश प्राप्त किया ओडिशा में, वो कैसे पॉसिबल था? वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ है, वही तो बोल रहे हैं। सवाल लोगों के मन में जब आता है, जब ग्राउंड रियलिटी से समीर जी के पास जा रहा हूं, एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, समीर जी के पास जा रहा हूं। समीर जी एक सेकंड एसएन सिंह जी में आ रहा हूं। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बार चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए इसके संदर्भ में, और सबसे एक बार मतलब क्या सबकी शिकायतें देखे, और विपक्ष को भी अगर ऐसा लगता है, कांग्रेस को खास तौर से, तो कांग्रेस अपने सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी को साथ में ले चुनाव आयोग के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ विपक्ष की शिकायत के आधार पर ईवीएम भारतीय लोकतंत्र से बाहर नहीं होगी। मतदान तो ईवीएम से ही होगा, क्योंकि जब तक कोई इसके खिलाफ कोई बहुत पुख्ता सबूत विपक्ष नहीं दे पाएगा, तब तक आप ईवीएम को रोक नहीं सकते। और आप चुनाव जीतते हो, जब प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती तो जनता का धन्यवाद देती है कि जनता का धन्यवाद, उन्होंने मुझे 4 लाख वोटों से जिता दिया। आप नांदेड़ जीतते हो तो आप कहते हो कि हम 1,500 वोटों से जीत गए, जनता की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। तो मुझे लग रहा है या तो आपको कहना पड़ेगा पूरा विपक्ष इकट्ठा हो, विधानसभा से लोकसभा से इस्तीफा दे और ये घोषणा करे कि जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ सड़कों पर उतरे। अगर जनता का दबाव बनेगा तो चुनाव आयोग इस पर विचार कर सकता है, केंद्र सरकार विचार कर सकती है। सिर्फ कांग्रेस के कहने से मुझे लग रहा है ये संभव नहीं होगा। चुनाव ईवीएम पर ही होगा। अब बैलेट पेपर पर देश नहीं जाएगा, देश बुलेट की तरफ बढ़ चुका है, बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ गया, बैलगाड़ी की तरफ वापस लौट कर देश नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन बात बार बार एग्जिट पोल की जा रही है कि भाई एग्जिट पोल में बढ़त थी 2004 का एग्जिट पोल देख रहा हूं समीर सर। यश, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। 2004 का एग्जिट पोल, एक जो बड़ा चैनल है वो एनडीए को 248 दे रहा है, एक और बड़ा चैनल है वो 230 से 250 का ब्रैकेट लेके चल रहा है। सी वोटर, चूंकि सर्वे एजेंसी है तो नाम मैं ले सकता हूं, यहां पर 263 से 275 का ब्रैकेट दे रहे हैं। 2004 के एग्जिट पोल की बात बता रहे हैं, जिसके बाद यूपी की सरकार बनी। तब तो कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ रहा होगा, तब भी एग्जिट पोल गलत हुए थे, तब तो ये नहीं कहा गया कि भाई सेटिंग कर ली गई या गड़बड़ी हो गई, जानबूझ के सरकार पलटा दी गई, ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी इसलिए कांग्रेस ने ईवीएम में सेटिंग कर दी। समीर जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये मेरा भी बार बार कह रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के कहने से ईवीएम का मसला सॉल्व नहीं होगा। कांग्रेस को बहुत साक्ष्य देना पड़ेंगे, और विपक्ष अगर पूरा इकट्ठा होता है, जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करता है, जनता का दबाव बढ़ता है, समाज का दबाव बढ़ता है, तो ही इसमें कोई विचार हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ईवीएम के अलावा किसी और विकल्प पर जाने की जरूरत है। ठीक है, यश कुछ कहना चाह रहे हैं। यश। विवेक जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, तमाम तथ्य मैंने बताए हैं और बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन यदि कोई ये ठान के बैठा है कि उसको हर बात को नकारना है, वो नकारता रहे। हम तय कर चुके हैं, देश की जनता तय कर चुकी है, महाराष्ट्र के उस गांव में लोग तय कर चुके हैं, अवधान गांव में, जहां 70% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं गया। इस तरह पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है। और ये जो घिसा हुआ तर्क है कि जब आप जीत जाते हैं और जब आप हार जाते हैं, ये कथा सुनने नहीं बैठे हम। हमें जवाब चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सवाल के जवाब में शायरी कैसे सुना सकते हैं, चाहे हम एक शिकायत करें। इस देश के किसी भी पद के बैठे हुए व्यक्ति की ये ड्यूटी है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि वो एक एक नागरिक के सवालों का जवाब दे। उसमें ये राजाशाही नहीं चलेगी कि भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये बीजेपी वाले, मैं फिर कह रहा हूं, ये डरे हुए हैं, सत्ता को अपने दांतों से पकड़े हुए हैं, और जिस दिन ये कुर्सी से उतरेंगे उस दिन पूरा न्याय होगा, वो हम करवा के रहेंगे।
तो वायनाड की सीट कैसे जीत गए, अभी सवाल पूछा जा रहा था। हाँ? वायनाड की सीट कैसे जीत गए? उत्तर प्रदेश मैं में वही इतना कह रहा हूं, कमाल कैसे देखिए कर दिया आप लोगों ने? विवेक जी, समाजवादी पार्टी अगर- और भाई उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार थी। विवेक जी, बहुत आप सारे राजस्थान- गोदी मीडिया चैनल हैं, राजस्थान सुनिए, बहुत कैसे सारे लूज गोदी कर गए मीडिया आप? चैनल हैं जो नरेंद्र जी। मोदी को हमेशा सबसे पॉपुलर नेता बताते हैं, लेकिन वो 100% पॉपुलैरिटी नहीं दिखाते क्योंकि उसमें जनता समझ जाएगी। उसी तरीके से उनको पता है अगर वायनाड में बीजेपी को जिता दिया तो चुनाव आयोग को बचाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जनता सवाल तो करेगी। फिर अयोध्या कैसे हार गए? मैं वही तो कह रहा हूं, अयोध्या कैसे हार गए? सुनिए सुनिए, अयोध्या ये ऐसे हारे हैं कि इनके छोकरे जो ईवीएम ले लेके भगते हैं वो हमने नहीं होने दिया। जहां हम ये करने में सफल हो गए वहां ये हार गए। और यस, उसमें भी चित भी मेरी, पट भी मेरा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से पीछे चल रहे थे शुरुआती आप रुझान में। मुस्तैद थे इसलिए अयोध्या जीत गए। वायनाड नहीं। में आपका इलाका इसलिए आप वायनाड जीत गए। देखिए विवेक जी, ये चर्चा अंतहीन है, मैं लेकिन इसलिए कह रहा हूं, निष्कर्ष ये यही चर्चा है अंतहीन कि है। जिस मशीन पर पूरी दुनिया संचय बता रही है और ये उसको बनाने वाले खुद उसका उपयोग नहीं कर रहे। नहीं, उसकी वकालत सिर्फ बीजेपी कर रही है। वो अलग बात है, लेकिन पिछले 10 साल नहीं, से वही- बार बार ये बात सुनी जा रही है, आप हर बार ईवीएम कहते हैं। अब जनता नहीं, को विवेक भी जी, क्या हर- एतबार रहेगा इस बात पे, इतनी विवेक शिकायतों जी के बाद? देखिए, अगर हमें हर बार सवालों के जवाब में बहाने मिलेंगे हाँ। तो कहीं ना कहीं तो हमें नहीं, भी अड़ना ही पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना, हमारे यश सवालों का जवाब हैकेथॉन चुनाव आयोग ने कराया, क्या कांग्रेस विवेक पार्टी जी- गई थी उस समय? नहीं गई थी ना सर। विवेक जी, चुनाव आयोग के पास अपनी खुद की टेक्निकल टीम ही नहीं है, ये खुद चुनाव आयोग ने कहा है। उसके बावजूद वो जब जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर से वो वाईफाई की एक्सेस मांगते हैं। ये दो तरह की बातें हर तरह से संशय में डाल रही हैं। जी